Welcome to RVU channel for the explanation of the Peripheral episode 7, The Doodad। प्राइम वीडियो के शो द पेरिफेरल ने अपने 7th एपिसोड में फ्लिन फिशर की सिचुएशन पर थोड़ी लाइट डालने का काम करता है, जबकि सेकेंडरी कैरेक्टर्स को और ज्यादा स्पेस भी दिया गया है जो और एपिसोड्स में थोड़ी साइड में दिखाई दे रहे थे। हमें इंस्पेक्टर एशली लोबियर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जबकि बर्टन और कॉनर को फ्यूचर का थोड़ा सा टेस्ट भी मिलता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे फिक्शन से भरी मूवीज और सीरीज के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एपिसोड 7 को, जहां इस एपिसोड के एंड तक ये शो फ्लिन के करंट टाइमलाइन के साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RI के इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करता है और इस इन्वॉल्वमेंट का फ्लिन पर और उसके लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है जिन्हें वो प्यार करती है। फ्यूचर में इन सारे ड्रामा के बावजूद यहाँ टॉमी है जिसे फाइनली स्क्रीन टाइम दिया गया है, जिसकी ओर शो का आर्क बिल्ड हो रहा था। फ्यूचर में इंस्पेक्टर लोबियर बर्टन, कॉनर और फ्लिन को उनके कैरेक्टर और एबिलिटी को मेजर करने के लिए एक टेस्ट रखती है। बर्टन और कॉनर को जू के अंदर ले जाया जाता है जहां मेट पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए लाया जाता है। इंस्पेक्टर लोबियर के असिस्टेंट है बीट राइस जो लड़कों का टेस्ट लेते हैं और जहां उनकी और कॉनर के बीच एक अट्रैक्शन का हिंट दिया जाता है जो पेरिफेरल में फ्यूचर में परमानेंटली रहने का प्लान बना रहा है, जो कि उसके पास्ट में उसके बॉडी का एक अपग्रेड वर्जन है। जबकि फ्लिन का भाई बर्टन डिफरेंट लेवल से लड़ते हुए अपना रास्ता बनाता है और जहां फ्लिन खुद के बारे में बहुत सी सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। इंस्पेक्टर के साथ बातचीत में फ्लिन को ये भी पता चलता है कि उसका भाई बर्टन की ओरिजिनल टाइमलाइन में डेथ हो गई है। कॉनर ने अपने बॉडी पार्ट्स खोई नहीं है और उसने टॉमी से आखिरकार शादी कर ली है। इस बीच लेट जुबल को पता चलता है कि ऐश और ओसेन उससे कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि एलिटा ने RI से जो डेटा चुराया है वो अब फ्लिन के ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया के फॉर्म में है, जो फ्लिन के सीजर्स का कारण बन रहा था पास्ट में। जबकि लेफ्ट ये पता लगाने की कोशिश करता है कि डेटा के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है और इसे वो कैसे ले सकता है। अब चेरिस न्यूलैंड इंस्पेक्टर को विजिट करती है जहां वो रिवील करती है कि डेटा एक्चुअली में किसी ह्यूमन के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक प्रोग्राम के बारे में है, जो कुछ ऐसा है जिसे उन्हें हैप्टिक इम्प्लांट का यूज करके बर्टन और उसके फ्रेंड्स पर टेस्ट किया था। प्रेजेंट में यहाँ टॉमी बॉब के गायब होने के बारे में पता लगाता है, जिसने फ्लिन और बर्टन को मारने के लिए एक प्लान बनाया था। टॉमी हमेशा से ही ये जानता था कि पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, फिर भी उसके पास करप्शन के सोर्स के साथ सीधे इन्वॉल्व नहीं होने की लग्जरी भी थी, क्योंकि क्लेटन टाउन में चीजें आमतौर पर इतनी ही शांत थी, इसीलिए उन्हें कभी भी एक साइड चूज करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था। ये शांति भरे टाउन में तब तक ही सब कुछ ठीक था जब तक कि स्ट्रेंज फ्यूचरिस्टिक चीजें दिखाई देने लगी थी। टॉमी फर्स्ट टाइम इनविजिबल कार को देखकर सरप्राइज हुआ था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्या चीज है और उसका क्या करना है। इसके बाद ब्रिज पर इंसिडेंट हुआ था जहाँ एक हैवी ट्रेन्ड असैसिन ने फिशर भाई बहन को मारने की कोशिश की थी। उस वजह से टॉमी को फिशर सिबलिंग्स ने कन्विंस किया था कि वो किसी टेरिबल चीज में फंस गए थे। जब बॉब को अरेस्ट किया गया तब टॉमी ने सोचा कि उसके पास आखिरकार कुछ आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन फिर कोबेल पिकेट ने उसके इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ा दी और फिर टॉमी को ये सुनकर बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हुआ कि उसकी पुलिस डिपार्टमेंट के हेड ने क्रिमिनल रॉब की हेल्प करी थी। जब पिकेट की वाइफ को मार दिया जाता है तो टाउन के शेरिफ टॉमी को अपने घर पर बुलाते हैं और उसे बर्टन और फ्लिन को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। अगर यहाँ शेरिफ किसी और चीज के लिए उसे कहते तो शायद टॉमी ऐसा कर भी देता, लेकिन फ्लिन को इन सब में इन्वॉल्व करने से टॉमी शेरिफ के साथ साथ अपनी कायरता में भी सवाल उठाता है कि उसने उस टाइम उसको कन्फ्रंट क्यों नहीं किया। शेरिफ यहाँ ये क्लियर करता है कि वो पिकेट के पेरोल पर है और अगर टॉमी उसके बात नहीं मानता है जैसे कि उसे कहा गया है तो चीजें टॉमी के लिए अच्छी नहीं होंगी। यहाँ शेरिफ टॉमी को एक झूठी कहानी बताता है कि कैसे बर्टन और उसके फ्रेंड ड्रग के बिजनेस में इन्वॉल्व है और किसी ने उन्हें मारने के लिए एक हिटमैन भेजा है जिसने अब पिकेट के वाइफ को मार डाला है। पहले तो टॉमी बहुत ही हेल्पलेस फील करता है और हमें ऐसा लगता है कि शायद टॉमी वही करेगा जो शेरिफ ने उसे करने को कहा है, लेकिन फिर टॉमी अपनी खुद की एक कहानी बनाता है जो उसे शेरिफ और पिकेट दोनों से छुटकारा पाने में हेल्प करेगा। टॉमी यहाँ शेरिफ को कई गोलियां मारता है और पिकेट पर एक सोनिक ब्लास्ट का यूज करता है, जबकि लोगों को मारना टॉमी के लिए बहुत ही अस्वाभाविक है। टॉमी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टॉमी अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट में पहुंच चुका है। वो चीजों को सही तरीके से करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन न केवल उसे किसी का साथ मिलता है बल्कि उसे बलि का बकरा बनने की भी धमकी दी जाती है।
टॉमी के पास अभी भी अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं हैं। वो यहाँ ये नहीं जानता कि फिशर फैमिली इस सब में कैसे इन्वॉल्व है और बॉब आखिर उन्हें क्यों मारने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही टॉमी ये भी पता लगाना चाहता है कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे क्या मतलब है। लेकिन टॉमी ने आखिरकार उस डायरेक्शन में एक स्टेप लेने का फैसला किया है। वो इन सब चीजों से तंग आ चुका है कि लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। शेरिफ के साथ कन्वर्सेशन के बाद वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट में चला गया था, जहाँ उसने लॉ तोड़कर और दूसरों को मारने की उसकी मॉरल डिलेमा रिजॉल्व हो जाती है। अगर टॉमी बुरे लोगों को मार रहा है तो वो कोई बुरी बात नहीं है। अब टॉमी शेरिफ और पिकेट दोनों को मारने के बाद बॉब से रिलेटेड स्टोरी का यूज करता है, लेकिन उसने अपना काम अभी पूरा नहीं किया है। वो सोनिक पंच को अनलॉक करता है, लेकिन उसे यहाँ पर ये रियलाइज नहीं होता कि ये किसी को कई बार गोली मारने जितना डेडली नहीं है। यहाँ डिवाइस का यूज करके पिकेट कुछ दूरी पर जाके गिरता है। अब ये भी हो सकता है कि पिकेट उस अटैक से बच गया हो, लेकिन यहाँ ये भी हो सकता है कि उसने बहुत ही पावरफुल एनिमी को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पिकेट शेरिफ की मर्डर का विटनेस भी है और पिकेट तो हमेशा से ही टॉमी के खिलाफ लॉ का यूज कर टॉमी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। टॉमी को यहाँ ये इंश्योर करना होगा कि पिकेट मर चुका है और अगर टॉमी सारी रियलिटी को सामने लाना चाहता है तो उसका यहाँ पे यही चांस है कि वो अपने सारे अनरिजॉल्व क्वेश्चंस का आंसर पाले। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में शेयर करके जरूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप R4U चैनल के बाकी की वीडियोस को एंजॉय करें और उन्हें लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।